मैं जैसे ही जमुर्द विला में दाखिल हुई, नोमी खड़ा हो गया और इत्तला देने वाले अंदाज में चिल्लाते हुए अंदर चला गया। इसकी खतरनाक सूरत देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। एक लम्हे के बाद वो खामोशी से वापस आया और इजाजत देने वाली नजरों से देखते हुए वहीं बैठ गया। जमुर्द बेगम से मिलते ही सबसे पहले मैंने यही पूछना जरूरी समझा कि आप उसे कहाँ से पकड़ लाई हैं। अरे पकड़ कर नहीं लाई हूं, ये बरसों से हवेली में रहता था। आखिर हवेली तो उजड़ ही गई और नए तर्ज के मकानों में रहने का जुनून हमें यहाँ ले आया। हवेली छोड़ने के साथ रस्म व रिवाज आदाब व सलाम भी वहीं छोड़ आए, मगर नोमी से हमें बड़ी उनसियत हो गई थी, इसलिए इसे अपने साथ ले आए। ये वफादार होने के साथ साथ फर्मा बरदार भी है। बिला इजाजत कभी बाहर कदम नहीं रखता और अगर कभी कभार चला भी जा तो मुतमईन रहती हूँ कि वापस आ ही जाएगा। इसी दरमियान मैंने देखा कि नोमी बेगम साहिब के कदमों में बैठा दस्तक देने वाले अंदाज में अपने आगे के दोनों आज़ा को इस्तेमाल कर रहा है। मैं चौंक गई। उन्होंने कहा, चूंकिए मत, ये मुझे नाश्ता लाने की याद दहानी करा रहा है। फिर इसका कान सहलाते हुए कहा, अरे नोमी, ये कोई मेहमान नहीं, तुम परेशान मत हो, ताना ले आएगी। वो नोमी जो कुछ लम्हे पहले मुझे निहायत खौफनाक मालूम हो रहा था, अब बहुत मासूम नजर आने लगा। मैं बेसाख्ता बोल पड़ी, शुक्र है अपने हवेली की एक निशानी तो बचा ले। ऑफिस से लौटने के बाद कमरे में दाखिल होते ही इसने छूटों से पानी लाने के लिए कहा। पानी का गिलास पकड़ते हुए इसका दिल चाहा कि छूटों का हाथ पकड़कर मरोड़ दे या फिर गिलास की किरचियों से हाथ को जख्मी कर ले। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम कुर्सी पर टेक लगाए दीवार पर लगी हुई तस्वीरों को बगौर देखने लगा। एक तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर कभी वो आंखें बंद करता और कभी खोल देता। ऐसा करते हुए इसके ध्यान की जो डोरी बंधी हुई थी खुलने लगी और उसके पीछे एक ऐसी सूरत दिखाई दी जिसके कुछ नकूश से वो मानूस था। उसे देखते देखते इसकी रगें फड़फड़ाने लगे। फिर उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी तो थोड़ी सी हालत बेहतर हुई और वो फौरन तैयार हैकर जमुर्द विला पहुंचा। सुरमई रंग के चुस्त लिबास में दुपट्टा गर्दन में चिपकाए हुए कद आवर आईने में अपने वजूद को सराहते हुए ब्यूटी बॉर्न के जाहिर होने पे वो खुश हो रही थी। कोई बात नहीं तानिया, थोड़ी सी डाइटिंग करनी पड़ी लेकिन अब तो पूरी तरह सेक्सी गर्ल कहलाने के लायक हो गए, वो अपने आप से कह रही थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। समीर का फोन। क्या तुम मेरे घर के सामने खड़े हो? जी हाँ। तुम बालकोनी में तो आओ और नीचे देखो। भूल भटक के तुम यहाँ कैसे आ गए? चलो अंदर और मम्मी से मिल लो। बाद में मिलूंगा, अभी टाइम नहीं है, बस तुम जल्दी से तैयार हैकर मेरे साथ चलो। कहाँ? इस साल की आखिरी शाम खुशगवार बनाने और तन्हाई में गुजरे हुए बेचैन लम्हों की सारी तशनगी मिटाने। है हो सकता है मम्मी इजाजत ना दे, लेकिन देखती हूँ। बहला फिसला के कह दूंगी कि फ्रेंड्स की पार्टी में जा रही हूँ। मुड़ते हुए समीर की नजर इसके बैकलेस कपड़े पर पड़ी जो सिर्फ 2 पट्टियों के सहारे जिस्म पर टका हुआ था। इसकी रगें फड़फड़ाने लगी। ओके, तुम अपना प्लान करो, तब तक मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके जाने के बाद वो बालों में उंगलियां फेरते हुए ब्यूटी बॉर्न को जहन से हटाने की कोशिश करने लगा जो कांटे की मानिंद अटकी हुई थी। माजी करीब के कुछ धुंधले नकूश गड़मड़ होने लगे। इसका दिल चाहा कि नसीम अपार्टमेंट वापस चला जाए और गहरे आसमानी रंग का फराक जेब तन करके कटे हुए बालों को समेटने के लिए 4-5 पिन ठोंक कर उन्हें बर्ड्स की तरह बनाकर तैयार हो गए। छोटी बहन से कहा, मेरा एम कार्ड नए पर्स में डाल दो, मम्मी को गिले लगाते हुए कहा। एंजॉय न्यू अलिफार मम्मी, मैं जल्द ही लूटूंगी और हाँ, मैं फार्म हाउस की चाबी ले लेती हूँ। अगर देर हो गई तो दोस्तों को लेकर वहीं चली जाऊंगी, फिक्र मत करना। नोमी उसके पीछे लपका कागज मेज पर रखा हुआ मगर रोक ना सका। समीर के हाथों में हाथ डाले हुए हाल में दाखिल हुई तो यहाँ का मंजर देखकर मशहूर हो गए। ऐसा लग रहा था कि पूरे साल के खूबसूरत लम्हों को चराकर इस शाम को रंगीन बनाने की कोशिश की गई है। गुलदानों में मुख्तलिफ रंगों और खुशबू आने वाले फूल सजे हुए थे। यहाँ की हर चीज इसे अपनी पसंद में रंगी हुई लग रही थी। उनके पहुंचने पर वहां मौजूद दूसरे दोस्तों ने तालियां बजाते हुए उनका इस्तकबाल किया। तानिया को महसूस हुआ कि वो ख्वाबों की दुनिया में आ गई है। ताल्लुकात तो बरसों से थे मगर मोहतरम की इतनी नवाजिशों की एहसानमंद तो कभी नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, देर दुरुस्त इत्तेफाक से इस पार्टी में मुझे भी मदऊ किया गया था। एक सफेद गलाफ वाली लाल पट्टियों से सजी हुई कुर्सी पे बैठकर पार्टी का मजा लेने लगी और दूसरी मसरूफियात में हिस्सा लेने से जरा दूर रही।
मगर मैंने ये नतीजा जरूर निकाला कि इस पार्टी में निसाई दिलकशी एक अछूते रंग में दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों की जिस्म मफकूद है और इस पार्टी के जायके से मतलज नहीं हो रहे। थोड़ी देर में कुछ नौजवान अपने दोस्तों के साथ फूलों और मसनूई कौस कज़ा से लुत्फ अंदोज होकर आए और अपनी अपनी जोड़ी बनाकर कुर्सियों पर बैठ गए। समीर और तानिया तो बिल्कुल मेरे पहलू में बैठे। सब ने अपनी अपनी पसंद के मशरूबात की फरमाइश की और साथ साथ पसंदीदा म्यूजिक भी प्ले करवाई और फिर सबके आज़ाद थिरकने लगे। चलो समीर, देर ही सही तुम्हें ख्याल तो आया कि जिंदगी में एक फर्ज दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना भी है। तुमने तो बिल्कुल रहबानियत इख्तियार कर ली थी। और बताओ, इस लंबे अरसे में तुम्हारी क्या मशगूलियात रही? तुम बताओ मेरी क्या? मैं तो बस यूं ही। तुम बताओ, तुम्हारे पास तो टूरिज्म सब्जेक्ट था ना? ओह वो छू मत। हमने तो बहुत सी जगहों की सैर की, मगर हुनस विलन कैसल की सैर तो अब तक याद है। यार बता नहीं सकती हमने कितने मजे किए, तानिया ने जोर दे देकर कहा। ये कहाँ है? जर्मनी में, टंगारट से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर है। पतले पतले लंबे मीनार और बुर्ज देखकर पहली नजर में ऐसा मालूम होता है जैसे मिस्री अहराम। मैं उनके पहलू में ही बैठी थी, इसलिए सब कुछ सुनती रही, मगर तजाहुल आरिफाना से काम लिया और उनकी गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होती रही। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि मुझे अपनी बेनियाजी को बालाए ताक रखना ही पड़ा, जब तानिया ने कहा, क्या बताऊं यार, ये कैसल कितना सेक्सी दिखाई देता है। दिल को बिल्कुल मुट्ठियों में भींच लेता है। दीवारों पर हिस्ट्रिकल पेंटिंग्स, यूनक किताबों से भरी लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, बादशाहों के पर्सनल रेजिडेंस, प्रिंसेस का खूबसूरत बाग। यार मैं क्या क्या बताऊं। हाँ याद आया, वहाँ एक कला भी है जिसमें शेक्सपियर के नावल और ड्रामा को स्टेज किया जाता है। समीर इसकी बातें सुनने के बजाय इसके लबों की सुर्खी देखता रहा और अचानक लाइट जलने की वजह से इसकी नजर तानिया के उभरे हुए सीने पर पड़ गई। दोपट्टा गिले से चिपका होने की वजह से नकूश की साफ साफ नुमाइश हो रही थी। इसने अपनी फड़फड़ती हुई रगों पर काबू पाने के लिए गिलास में भरा हुआ जाम गतागत पी लिया और खिड़की पर लटके हुए पर्दों को जोर से खींचकर नीचे गिरा दिया। ऐसे सेहरखेज माहौल के बावजूद वो बेजार और मुस्तरिब होने लगा। वो अपने घर की दीवार पर लगी तस्वीर में पोशीदा मानूस लज्जत को भूलने और अपनी मुतवातिर लरज़शों से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करता रहा, मगर उसके असाब गोया एक साज के तार हो गए जो पहम लिजरश में थे। इसकी शक्ल देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो अपनी नफ्सियात की अंदरूनी आग में झुलस रहा है, मगर वो उन कैफियत की वजूह समझने से कासिर है। मगर झुलसती आग की वजह मुझे भी नहीं मालूम। शायद कुछ लोगों के अंदर ये कैफियत होती है जिसे वो अपना इम्तियाज कोई रियायतीशी समझते हैं। आखिरकार वो उठा और इस भीड़ से किनारा कश हैकर फवारे के पास चला गया। ऊपर उठते हुए पानी की लहरों और रात की काली घटाओं को देखकर इसके जिस्म के सलवट पड़े हुए कपड़े याद आ गए, जिनमें इन घटाओं से ज्यादा इसने फिर वही कैफियत महसूस की। तन आकर गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ मुतलाशी नजरों से निकल पड़ा। समीर को पार्टी से गायब देखकर तानिया इसके रवैया से बहुत नाला हुई और उधर आई देर नजरें घुमाती हुई फवारे के पास चली गई। मेरी नजरों ने इसका ताक़ुब किया और फिर धीरे 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 कदम उसके करीब गए। समीर को अपने कहीं देखा। नफी में जवाब देने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। झुंझलाकर उसने कहा, ऐसा करना बाज लोगों का जुज़्वियात होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, हकीकत की बुनियाद धोखा पर ही है। मतलब कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद समीर अपने दोस्तों के साथ नजर आया। रोशनियां गिल हो गई। कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम था, तब तक तानिया भी वहीं आ गई। खाना खाते हुए समीर और तानिया शीशे के आर्टिफिशियल पॉन्ड में तैरती रंग बिरंगी मछलियों को एक दूसरे से टकराते और बगलगीर होते हुए देख रहे थे। डिनर के बाद लाइट तो जलाई गई, मगर सिर्फ इतनी गोया कि 14वीं की शब का समा बांधने की कोशिश की जा रही हो। समीर के मौड को देखते हुए तानिया उसे हाल से बाहर लेकर चली गई। वो दोनों रेत के ढेर के पास बैठ गए। कुछ बोलने की जहमत करोगे? तानिया ने कहा। तुम्हारी शादी का क्या हुआ? समीर ने खुश्क लहजे में पूछा। वो कश्मकश में पड़ गई, मगर उसके सवाल को नजरअंदाज न कर सकी। इन मोहतरम को शादी की जल्दी थी और मेरे सामने मेरा कैरियर था। फैशन डिजाइनर की जॉब का एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया था, मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। अलीजा से इंतजार करने को कहा, मगर इनकार कर दिया। फिर किया था, मेरा तो मुंह खुला रह गया और इससे आगे सुनने की कुव्वत बर्दाश्त नहीं रही।
लेकिन समीर यूं ही साकित बैठा रहा और फिर अजीब हरकतें शुरू कर दी। इसने अपनी मुट्ठी में रेत ली और मुट्ठी जोर से बंद करते हुए कहा, देखो इस रेत को जितना ही तुम अपनी मुट्ठी में रखना चाहोगी इतना ही फिसलती चली जाएगी। मैंने तो फरार में ही आफियत समझी क्योंकि इस कदर फलसफियाना बातों को मेरा जहन कबूल नहीं करता है। और दूर से ही खलल डालते हुए कहा, तानिया अभी तक तुम कैसल की पैकर तराशी कर रही थी और अब समीर फलसफा तराजी कर रहा है। ये दोनों ही सूरतें मेरे लिए नामानूस हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ, वैसे भी पार्टी इख्तिताम पर है। एक जमाना था जब मेरी हस्ती तुमसे वाबस्ता थी। चुल्लू छोड़ो तानिया, इतना अरसा गुजरने के बाद इस वक्त का जिक्र इतने शदीद जज्बे के साथ क्यों कर रही हो? इतने में उसने महसूस किया कि इसकी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। वो तजब्जुब में पड़ गई। इतनी परेशान क्यों हो? उफ, ओके रिलैक्स किल गई है, मैं बंद कर देता हूँ। फिर उसकी रगे ना सिर्फ फड़फड़ाने लगे बल्कि खुद को संभालना पहाड़ के मानिंद हो गया और वो दोबारा हाल में गया। वेटर से पूछा, टेबल पर रखी हुई वैस्की क्या हुई? सर वो तो ब्लू सूट वाली मैम जो आपके साथ थी उन्होंने बात। उसने देखा कि वो बैठे बैठे लुढ़कने लगी। सुबह हुई तो तानिया ने खुद को फार्म हाउस में फराक के बजाय समीर की कोट में मलबूस पाया और मेज पर न्यू ईयर्स के साथ एक कागज था। लिखा हुआ था कि अफसोस वो मुझसे दामन छुड़ाकर हमेशा के लिए जिसमें इस दुनिया से रूठ गए। मुझे मुआफ करना। शायद कि तुमको यकीन ना आए मगर यही सच है कि मैं जा रहा हूँ। मेरा बेटा तन्हा मेरा इंतजार कर रहा होगा। नए साल की मुबारकबाद देने में जुमरदोला पहुंची तो नोमी गायब था। मैंने वजह दरियाफ्त की तो जमुर्द बेगम ने बहुत ही पत्थर मुर्दगी से कहा कि हवेली की बच्ची कच्ची निशानी हुआ में धुंध बनकर उड़ गई। नोमी रात को मौका पाके हमारा यकीन तोड़कर चला गया।